कहानी 1968 में शुरू होती है, जहां हम एक खूबसूरत लड़की आयरिस और उसके मंगेतर पॉल को देखते हैं, जो स्काई व्यू रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। और इस हसीन पल के दौरान पॉल आयरिस को अंगूठी पहनाकर प्रपोज करता है, मगर अगले ही पल आयरिस कुछ डरावना देखती है। बालकनी से एक लड़का सिक्का नीचे फेंकता है। ये सब कुछ इस तरह हो रहा था मानो मौत ने खुद उस सिक्के को वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचाया हो। सिक्का फैंस में फंस जाता है और तुरंत रुक जाता है। इस बीच टावर के अंदर लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पैरों के नीचे लगे शीशे में दरारें तेजी से फैल रही थीं। जैसे ही आयरिस और पॉल अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं, नीचे लगे मेटल के सपोर्ट अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। पिलर्स के बोल्ट एक एक करके टूटने लगे और अचानक फंसे हुए सिक्के ने पंखे के ब्लेड को तोड़ दिया, जिससे वो सीधे गैस पाइप से जा टकराया। हम ये देख पाते हैं कि डांस जारी रहा, दरारें चौड़ी होती गईं और हवा में गैस रिसने लगी। आयरिस को अपने आसपास की हर चीज से बेचैनी होने लगी और बस अचानक पॉल फर्श से नीचे गिर गया। लोग एक एक करके गिरने लगे और बेताबी से मेटल बीम को पकड़ने की कोशिश करने लगे। नीचे ग्राउंड स्टाफ पूरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ पॉल किसी तरह मजबूत शीशे के एक टुकड़े को पकड़ने में कामयाब होता है। हालांकि आयरिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। उसने बेताबी से पॉल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। डरे हुए लोगों के भागने की कोशिश में अफरा तफरी मच जाती है। आग की लपटों में घिरी एक महिला गैस रिसाव वाली जगह की ओर भागती है, जिससे तुरंत जबरदस्त धमाका हो जाता है। जो लोग तेजी से नहीं भाग पाए वे बच नहीं सके, मगर आयरिस बाल बाल आग की लपटों से बच जाती है। स्टाफ ने बचे हुए सभी लोगों को तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया। जिस लड़के ने सिक्का फेंका था वो सबसे आगे भागते हुए दिखाई देता है। घबराई हुई भीड़ इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन मौत ने इसके लिए भी कुछ और ही सोच रखा था। वो पूरा रास्ता ही ढह गया और उसमें जाने वाले सभी लोग बेरहमी से मारे गए। चमत्कारिक रूप से वो लड़का बिना किसी चोट के बच निकलता है। बचे हुए लोग लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ते हैं और बचने की हड़बड़ी में एक दूसरे को जोर जोर से धक्का देने लगते हैं। एक बुजुर्ग आयरिस को एक तरफ धकेल देता है, लेकिन भीड़ से भरी लिफ्ट के दरवाजों में फंस जाता है। ज्यादा वजन के कारण लिफ्ट में खराबी आ गई थी और बुजुर्ग बुरी तरह से कुचला जाता है। आयरिस बचने के लिए दूसरा दरवाजा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हम साफ तौर पर देख पाते हैं कि तनाव का असर उसके प्रेगनेंसी पर भी हो रहा था। खतरनाक दरारें पड़ने लगी थीं। खतरे को भांपते हुए वो तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, मगर बाकी लोग इतने किस्मत वाले नहीं हो पाते। फर्श बीच में से फट जाती है और एक खड़ी ढलान बन जाती है, जिसमें लोग बेकाबू होकर नीचे फिसलने लगते हैं और मजबूत शीशे पर गिर जाते हैं। एक महिला को लगता है कि वो बच गई है, लेकिन जब उसकी नजर ऊपर जाती है तो देखती है कि पियानो खतरनाक तरीके से डगमगा रहा था, मानो मौत ने एक बार फिर दखल दिया और पियानो पर एक सिक्का गिराया, जिससे पियानो उस बेचारी महिला पर गिर जाता है और महिला वहीं पर समाप्त हो जाती है। इस समय तक उस ग्रुप के सभी लोग गिरकर मर चुके थे और वो शरारती लड़का बच निकलने की खुशी पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी अचानक ऊपर से पियानो उस पर गिर जाता है। आयरिस को पॉल के जाने का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तभी उसने एक और लड़के को खतरे में देखा और उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है। अब तक ऊपर की बिल्डिंग पूरी तरह ढह जाती है, लेकिन आखिरी पल में आयरिस ने एक स्टील रॉड के टुकड़े को पकड़ लिया, मगर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उस धातु को उसके हाथ ने नहीं बचाया था। ये पॉल की सगाई की अंगूठी थी, जो स्टील की रॉड में फंसी हुई थी। ये कमजोर पकड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और अगले ही पल आयरिस नीचे लगी आग में गिर जाती है। अगले सीन में स्टेफनी क्लास के दौरान एक बुरे सपने से जागती है, लेकिन ये कोई आम बुरा सपना नहीं होता। वो लगातार 2 महीनों से एक ही सपना देख रही थी। स्टेफनी ने अपनी रूममेट को इस सपने के बारे में बताया। सपने में आयरिस नाम की एक औरत थी, जो उसकी दादी का भी नाम था, लेकिन स्टेफनी कभी आयरिस से मिली नहीं थी और उसे ये भी पता नहीं था कि वो अभी जिंदा है या नहीं। उसकी रूममेट ने उसे घर जाकर और जानकारी पता करने की सलाह दी। जब स्टेफनी घर गई तो उसने अपने पिता मार्टी से आयरिस के बारे में पूछा। मार्टी थोड़ा परेशान हो जाता है और आयरिस का टॉपिक इग्नोर कर देता है। उसी समय स्टेफनी के छोटे भाई चार्ली ने कहा कि वो अपने कजिन से मिलने जा रहा है। स्टेफनी भी उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन निकलने से पहले मार्टी उससे कहता है कि रिश्तेदारों के सामने आयरिस का जिक्र ना करें। इस बात से स्टेफनी को और भी ज्यादा शक हो जाता है। अब तक हम ये नहीं समझ पाते कि असल में आयरिस के साथ क्या हुआ था। अगर सपने वाली औरत आयरिस थी और कुछ बुरा हुआ था तो स्टेफनी की माँ कहाँ से आई? जब स्टेफनी और चार्ली अपने कजिन के घर पहुंचे तो वो सीधे अपने अंकल हावर्ड के पास गई। वो अपनी माँ डार्लिन के बारे में जानना चाहती थी। हावर्ड हैरान रह गए और तुरंत बात बदल देते हैं। लेकिन जब स्टेफनी ने अपने सपने वाली जगह स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जिक्र किया तो हावर्ड और उनकी पत्नी ब्रांडा साफ तौर पर चौंक गए। आखिरकार उन्होंने बताया कि आयरिस मरी नहीं थी, बल्कि उसे मानसिक परेशानी हो गई थी। लेकिन हावर्ड और ब्रांडा के लिए आयरिस मरे हुए के बराबर ही थी। स्टेफनी खुद आयरिस से बात करना चाहती थी ताकि उसके बुरे सपने बंद हो सके। परेशान होकर हावर्ड ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद आयरिस ने अपना होश खो दिया था। उसने उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया, उन्हें अंदर बंद कर दिया और हमेशा इसी डर में रही कि उनके बच्चे किसी तरह मर ना जाएं। जब हावर्ड और ब्रांडा के अपने बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी हुए तो आयरिस उन्हें डरावने लेटर भेजने लगी।
इन लेटर में चेतावनियां और लाशों की भयानक तस्वीरें होती थीं। आखिरकार वे वहां से चले गए और आयरिस से सारे संपर्क तोड़ दिए। स्टेफनी ने भी लेटर दिखाने के लिए कहा, लेकिन हावर्ड और ब्रेंडा ने मना कर दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद ब्रेंडा ने चुपके से उसे बताया कि लेटर कहाँ छुपाए गए थे। स्टेफनी को सारे लेटर मिल जाते हैं और जो उसने देखा उससे वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। तस्वीरों में दिख रही औरत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसके सपने में थी। इसका मतलब था कि सपने शायद सच थे। जवाब खोजने के पक्के इरादे के साथ स्टेफनी अकेले ही आयरिस को ढूंढने निकल पड़ जाती है। पता ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों में बनी एक दूर दराज की जगह पर पहुंच जाती है। दरवाजे पर लगे इंटरकॉम से उसने आयरिस से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने उसे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया। लेकिन जब स्टेफनी ने बताया कि वो आयरिस की पोती है, तो आयरिस ने जोर दिया कि अंदर आने से पहले वो अपनी जेब खाली कर दे। जब भारी दरवाजा खुला तो स्टेफनी सावधानी से अंदर जाती है। खतरों से बचाव के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। जैसे जैसे स्टेफनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, आयरिस ने घबराहट में उसे जल्दी से दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। अचानक बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिर जाता है। घर के अंदर आयरिस ने स्टेफनी को किसी भी चीज को न छूने की चेतावनी दी, क्योंकि कोई भी चीज जानलेवा जाल हो सकती थी। आखिरकार अपने पोती को देखकर आयरिस के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। उसने स्टेफनी की मां डार्लिन के बारे में भी पूछा। स्टेफनी ने बताया कि वो 10 साल की उम्र से ही अपने मां से अलग हो गई थी और उसे नहीं पता कि डार्लिन अब कैसी है। स्टेफनी ने आयरिस से बुरे सपने के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आयरिस ने उसे बताया कि वो सिर्फ एक सपना नहीं था, उसने एक बार भविष्य देखा था। उसने एक तबाही देखी थी। जब वो पॉल के साथ थी, एक औरत को टोपी हवा में उड़ गई। एक बच्चा जो कॉइन को फेंकने वाला था, जिसे एक सिक्योरिटी ने रोक लिया। फिर भी लड़का उसी सिक्के को उछालने की जिद करता रहा। पॉल आयरिस को प्रपोज करने ही वाला था, मगर उसी वक्त आयरिस ने तुरंत पॉल को चेतावनी दी कि इमारत गिरने वाली है, सबकी मौत होने वाली है। पॉल उलझन में था, मगर आयरिस ने लड़के के हाथ से सिक्का छीनने के लिए दौड़ पड़ी और उसे वो चीज मिल गई थी जिससे बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू होने वाला था। वो तेजी से नीचे गई, आग लगे बर्तन को पकड़ा और देखा कि लोग अंदर नाच रहे थे। उसने जल्दी से माइक्रोफोन पकड़ा और सबसे फर्श की तरफ देखने को कहा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरों ने अपने पैरों के नीचे देखा और संभल गए, जिससे इमारत नहीं गिरी। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट बंद हो गया और आयरिस ने एक बहुत बड़ी तबाही रोक दी थी, लेकिन मौत को अपनी योजना का बिगड़ना पसंद नहीं आया। सालों बाद मौत वापस आई और उस रात वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मारने लगी, जिसमें उसका पति पॉल भी शामिल था। आयरिस ने मौत के आने का अनुमान लगाना सीख लिया था। उसने तबाही को रोकने में कई साल बिताए थे, मगर मौत ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया, क्योंकि उसे कैंसर हो गया था। स्टेफनी से बात करते हुए आयरिस ने सावधानी कम कर दी और बहुत चुपके से मौत ने खेल शुरू कर दिया। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी एक मेटल ट्रे पर लगती है। रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट होकर एक रस्सी पर गिरी, जिससे कि रस्सी से धुआं निकलने लगा। आयरिस का मानना था कि स्टेफनी के सपने एक संकेत हैं, क्योंकि शायद उसे भी ये हुनर विरासत में मिला था। मगर तभी आयरिस को कुछ गड़बड़ लगती है। आयरिस ने तुरंत अपना सर घुमाया और मौत की चाल देख ली। आयरिस ने जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास को एक तरफ गिरा दिया। मौत को लग रहा था स्टेफनी के कारण आयरिस का ध्यान नहीं है। आयरिस स्टेफनी को अपने साथ रुककर मौत से लड़ने का तरीका सिखाने के लिए कहती है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा था और वो 20 सालों से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन स्टेफनी रुकना नहीं चाहती थी, उसे स्कूल लौटना था। आयरिस ने उसे चेतावनी दी कि मौत उनके परिवार के पीछे आ रही है, लेकिन स्टेफनी को लगा कि ये सब बस एक सपना है। उसे आयरिस की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर स्टेफनी बिना सोचे समझे वहां से जाने लगती है। आयरिस उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जाने से पहले किताब अपने साथ ले ले। जैसे ही स्टेफनी दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, आयरिस को कुछ दिखाई देता है, हवा, कंपस और ट्रिगर करने वाली चीजें। उसे पता था कि वो अगर बाहर निकली तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन स्टेफनी के लिए उसने रिस्क ले लिया। वो बाहर निकली, किताब स्टेफनी की ओर फेंक दी और उससे कहा ये किताब परिवार की रक्षा कर सकती है। लेकिन स्टेफनी को फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। ये सब सच है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, उससे कंपस गिर गया। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से जा टकराया और एक्सटिंग्विशर उछलकर सीधे आयरिस की जान ले लेता है। अब स्टेफनी को आखिरकार यकीन हो गया था और आयरिस अब मर चुकी थी। उसके रिश्तेदार अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। स्टेफनी ने अपने पिता और चाचा को बताया कि आयरिस ने कहा था कि मौत आने वाली है, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। स्टेफनी वहां से चली जाती है और घर में वापस आकर उसने वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया जो आयरिस ने उसे दी थी। इस बीच परिवार के बाकी लोग हावर्ड के घर पर बारबेक्यू कर रहे थे, खा पी रहे थे और हंस बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था, मगर मौत वहां आ चुकी थी। बॉबी से गलती से ग्लास टूट जाता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका टूटा हुआ टुकड़ा बर्फ के टुकड़ों में मिल गया था। एरिक ने अपना ड्रिंक गैस टैंक के पास रख दिया और अब ये साफ था कि एरिक मौत का नया शिकार बनने वाला है। जब सब लोग खाने पीने के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने अनजाने में कांच के टुकड़े वाली बर्फ को इस्तेमाल कर दिया। हावर्ड ने टोस्ट उठाया। उसने कहा कि आयरिस की मौत ने उन्हें याद दिलाया कि जिंदगी को हर पल जीना चाहिए। फिर सबने चीयर्स किया और एक घूंट पिया, मगर अचानक जूलिया का दम घुटने लगा। उसे लगा कि उसके गले में कुछ फंस गया है और वो सांस नहीं ले पा रही थी। सब लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पता चला कि उसने बस गलत तरीके से बर्फ को निगल लिया था। वो ठीक थी। घर के अंदर स्टेफनी आयरिस की किताब पढ़ रही थी।
उसने सिक्के वाली घटना और बारबेक्यू ग्रिल के बारे में एक चैप्टर देखा। इस बीच बाहर एरिक बारबेक्यू जला रहा था। बॉबी ने चार्ली को ट्रैम्पोलिन पर कूदने के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें उसके नीचे छुपे हुआ नुकीला औजार नहीं दिखता। स्टेफनी के हाथों से किताब छूट जाती है और उसे आने वाले खतरे का जबरदस्त अंदाजा हो जाता है। जैसे ही ग्रिल जलाई गई, एक फोटो फ्रेम गिरता है और टूट जाता है। कांच का एक टुकड़ा उछलकर फर्श पर गिर जाता है। स्टेफनी समझ नहीं पा रही थी कि ग्लास का टुकड़ा किसके ड्रिंक पे है। फिर हावर्ड एक घूंट लेता है और उसे कुछ नहीं होता। फिर कैमरा डार्लिन के ग्लास पर जूम होता है। कुछ गड़बड़ी का अंदाजा होने के बाद स्टेफनी हावर्ड के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो अपने भाई चार्ली को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। दूसरी ओर ट्रैम्पोलिन पर उछलते वक्त उसकी सिलाई ढीली पड़ जाती है और वो टूटने ही वाला था। रास्ते में स्टेफनी ने एक चेतावनी वाला साइन देखा, डेंजर अहेड, जैसे मौत खुद उसे चेतावनी दे रही हो। फिर कैमरा स्टेफनी के पिता मार्टी के ड्रिंक में जूम होता है, जिसके अंदर वो कांच का टुकड़ा था, लेकिन उन्होंने बस एक छोटा सा घूंट लेकर ग्लास को नीचे रख दिया। फिर मार्टी ट्रैम्पोलिन पर कूदने के लिए ऊपर गए। उसकी सतह ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी भी पल टूट सकती है। किस्मत से डार्लिन की नज़र छिपे हुए नोकीले औजार पर पड़ जाती है। वो चिल्लाती है और दौड़कर औजार को बाहर निकालती है और शेड में रख देती है। लेकिन तभी ब्रैंडन से गलती से एक बॉटल गिर जाती है। वो पास की एक मशीन के स्विच से टकरा जाती है। नीचे लगे पाइप आपस में मुड़ने और हिलने डुलने लगते हैं, जिस वजह से वो नोकीला औजार गिरने लगता है। कुछ ही देर में स्टेफनी पहुंच जाती है, लेकिन तब तक मौत अपना खेल शुरू कर चुकी थी। हॉवर्ड उसका स्वागत करने के लिए आगे आता है, लेकिन अचानक बॉबी का पैर ट्रैम्पोलिन में फंस जाता है। सभी लोगों की नज़र उस पर जाती है। जूलिया भी मुड़कर बॉबी को देखती है, जिसके ग्लास में से कांच का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। हॉवर्ड का पांव उस टुकड़े पर पड़ता है और दर्द के कारण वो नीचे गिर जाता है। उसी समय वो नोकीला औजार लैंड मोवर के स्विच को ऑन कर देता है, जो सीधे हावर्ड की तरफ आकर उसकी जान ले लेता है। सभी रिश्तेदार एक और फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। दूसरी ओर स्टेफनी घर पहुंचकर किताब को पढ़ने लगती है, जिसमें उसे एक नोट मिलती है। जीबी को कोई ऐसा मिला जो बच गया। स्टेफनी ये पता लगाना शुरू कर देती है कि अगला कौन हो सकता है। आयरिस और पॉल के बच्चे हावर्ड और डार्लिन थे। हावर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी थे। डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली थे। वे सभी खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे और मौत से बच नहीं सकते थे। स्टेफनी ने दूसरों को ये पैटर्न समझाने की कोशिश की और वे सभी अब चुपचाप बैठकर सब सुन रहे थे। मौत का क्रम वही था जो आयरिस ने देखा हुआ था। असल में सैकड़ों लोगों की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन आयरिस ने उन्हें बचा लिया था और अब मौत एक एक करके उन्हें लेने वापस आ रही थी। मारने के मामले में मौत एक खास क्रम का पालन करती थी। इसकी शुरुआत हावर्ड के परिवार से हुई और फिर ये स्टेफनी के परिवार की ओर बढ़ती रहेगी। मार्टी और ब्रांडा खून के रिश्ते से जुड़े नहीं थे, इसलिए शायद वो मौत की सूची में नहीं थे। इसका मतलब था कि अब सबसे ज्यादा खतरा हावर्ड के बड़े बेटे एरिक को था। लेकिन परिवार ने स्टेफनी की बात पर यकीन नहीं किया। सभी को लग रहा था कि वो जुनून में है और उस पर श्राप है, और एक एक करके वे सारे लोग चले गए। एरिक अपने काम की जगह पर पहुंच जाता है। तभी फैन की ब्लेड की लटकती हुई चेन से टकराती है, जिससे कि वो टूटकर एरिक के नोज रिंग में अटक जाती है। उसके पास ही फर्श पर डिसइंफेक्टेंट गिरा रहता है। फैन घूमता रहता है, धीरे धीरे चेन को और कसता जाता है। एरिक नोज रिंग नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए उसे अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ता है और ऊंचाई पर संतुलन बनाते हुए गलती से वो पास के एक लैंप से टकरा जाता है। लैंप गिर गया और तुरंत ही फ्लेमेबल डिसइंफेक्टेंट में आग लगा देता है। हालात अब तेजी से बिगड़ने लगती है। टेबल पर लगी कांच टूटने लगी थी और एरिक दर्द और घबराहट में था और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरी पल में उसने किसी तरह चेन को खींचकर अलग कर दिया, लेकिन गिरते समय उसने और डिसइंफेक्टेंट गिरा दिया। कुछ ही देर बाद दुकान में धमाका हो जाता है और इस बीच स्टेफनी बहुत परेशान होती है। चार्ली को साथ लेकर एरिक को खोजने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते वे बच जाते हैं। किस्मत से एरिक बच गया था। उसने अपने जलते हुए लेदर के कपड़े उतारकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने स्टेफनी को और भी ज्यादा यकीन दिला दिया कि मौत उनका पीछा कर रही है। हालांकि एरिक को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए स्टेफनी ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहने का फैसला किया। उसने आयरिस के नोट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया ताकि किसी भी संभावित चेन रिएक्शन को रोका जा सके। वो समझाती है, उदाहरण के लिए पास ही एक पेड़ की छटाई करने वाला औजार अचानक एक टहनी से नीचे गिरकर एक लड़के की सॉकर बॉल से टकरा सकता है, जो एरिक के सिर पर लग सकती है। तभी उनकी मुलाकात जूलिया से हुई, जो जॉगिंग कर रही थी। पास से कचरा उठाने वाली गाड़ी गुजरती है। स्टेफनी ने तुरंत एरिक को दूर रहने के लिए कहा, लेकिन एरिक ने लापरवाही दिखाते हुए ट्रक के पास मजाक मस्ती करना शुरू कर दिया और अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा। जूलिया ने उन पर ध्यान नहीं दिया और हेडफोन लगाए और दौड़ती रही। आगे जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जूलिया गलती से कचरा उठाने वाले ट्रक में गिर जाती है। वे सभी सदमे में उस ट्रक के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन ड्राइवर हेडफोन पहने हुए था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। स्टेफनी ट्रक पर कूदती है और जूलिया तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया कंपैक्टर में दबकर मर चुकी थी। तभी परिवार के बाकी लोगों को एहसास हुआ कि मौत सच में उनका पीछा कर रही है। फिर ब्रेंडा ने एक चौंका देने वाला सच बताया। रिक हावर्ड का बेटा नहीं था, वो उसके अफेयर में पैदा हुआ था। शायद इसलिए एरिक बच गया। तब स्टेफनी को विलियम की याद आई। अब डार्लिन उसे जानती थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। पता चलता है कि विलियम वही लड़का था जिसे आयरिस ने बहुत पहले उस रात बचाया था। विलियम ने बताया कि मौत को हराने
आने के दो ही तरीके हैं, या तो किसी की जगह लेने के लिए उसे मार दो या फिर मरकर वापस आ जाओ। विलियम ने और भी बताया कि वो भी अब आयरिस की तरह बीमार है और उसका समय लगभग खत्म होने ही वाला है। विलियम ने चेतावनी दी कि वे सभी आखिर में उसी क्रम में मरेंगे जैसे कि लिस्ट में लिखा था, और ये बात काफी डरावनी थी। विलियम उन्हें बताता है कि मौत की योजना में ज्यादा दखल ना दें, क्योंकि अगर वो नाकाम रहे तो हालात और भी ज्यादा दुखद हो सकते हैं। विलियम उन्हें सलाह देता है कि जितना समय बचा है उसका आनंद ले, फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। एरिक ने सोचा कि अगर बॉबी को बचाने का कोई तरीका है तो मरकर वापस आना सबसे आसान होगा। उसने बॉबी को पीनट स्नैक्स खाने के लिए कहा ताकि उसे गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो और डॉक्टर उसे मौत के मुंह से वापस ला सके। उन्होंने वेंडिंग मशीन से मूंगफली का एक पैकेट खरीदा, लेकिन मूंगफली अंदर ही फंस जाती है। उन्होंने मिलकर पूरी मशीन भी उठा ली। थोड़ी मशक्कत के बाद एरिक और बॉबी आखिरकार मूंगफली को पाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वे दोनों बगल वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन गलती से MRI स्कैनर चालू हो जाता है। तभी एक जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स ने मेटल की हर चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। एरिक के शरीर पर लगे पियर्सिंग खिंचकर मशीन की तरफ चले गए, यहाँ तक कि उसके पीछे रखी व्हीलचेयर भी उड़कर आगे आ गई। अब एरिक जोर से खिंचकर MRI मशीन से जा टकराया। बॉबी भी, जिसने अभी अभी मूंगफली खाई थी, कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने एरिक के हाथ में मौजूद एपीपेन तक पहुंचने की कोशिश की और ठीक उसी समय एक डॉक्टर ने हंगामा सुना और दरवाजा खोला। तभी भयानक तरीके से वेंडिंग मशीन से निकला एक ढीला स्प्रिंग उड़ता हुआ कमरे के पार गया और सीधे बॉबी के सिर में लग जाता है। फिर स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब मौत से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने आयरिस की तरह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर दिया और दूर स्थित आयरिस के पुराने कैबिन तक पहुंचे। उन्हें पता ही नहीं चला कि नोटबुक से एक सिक्का गिर गया है, जिसे एक बूढ़ी औरत ने जमीन से उठा लिया है। पहाड़ों में बना वो कैबिन डरावना लग रहा था, जैसे मौत उनका वहीं पर इंतजार कर रही हो। स्टेफनी ने तेजी से गाड़ी चलाई और सीधे कैबिन की तरफ ले गई। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सीट बेल्ट की वजह से स्टेफनी वहीं पर फंसी रह जाती है। अब मौत का निशाना डार्लिन थी। अगर वो सुरक्षित कैबिन के अंदर पहुंच जाती तो शायद बाकी सभी सुरक्षित रह जाते, लेकिन किसी ने छत के ऊपर लगे तार से शॉर्ट सर्किट के कारण निकलती चिंगारियों को नहीं देखा था। जैसे ही डार्लिन कैबिन के दरवाजे पर पहुंची, कार में जबरदस्त धमाका हो जाता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी नजदीक के पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। दूसरी ओर चार्ली लकड़ी के ढेर के नीचे दब गया था। घायल और संघर्ष करते हुए डार्लिन वहां पहुंचती है और चार्ली को आजाद करती है। डार्लिन ने चार्ली से स्टेफनी को जल्दी बचाने के लिए कहा और डार्लिन के ऐसा कहते ही ऊपर से एक लाइट का खंभा गिरा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। चार्ली तुरंत स्टेफनी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। स्टेफनी बेहोश थी और किस्मत से सही वक्त पर चार्ली ने उसे बचा लिया था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और हंसते हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि डार्लिन की मौत हो गई है तो स्टेफनी अपने आंसू नहीं रोक पाती। अब दोस्तों, आयरिस के परिवार में सिर्फ चार्ली और स्टेफनी ही बचे थे। एक हफ्ते बाद चार्ली और स्टेफनी उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, जहां चार्ली के कपड़े ठीक करते समय स्टेफनी की उंगली में गुलाब का कांटा चुभ जाता है। अचानक उसे वह बुरा सपना याद आता है। उस सपने में भी आयरिस की उंगली में कांटा चुभा था। फिर एक बूढ़ी औरत के हाथ से एक सिक्का गिर जाता है। वह सिक्का सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ट्रेन की पटरियों के बीच फंस जाता है। एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पिता डॉक्टर थे। जब उन्होंने सुना कि चार्ली ने स्टेफनी को कैसे बचाया तो उन्होंने समझाया स्टेफनी असल में मरी नहीं थी। उन्होंने सहज भाव से कहा कि अगर आप बेहोश हों और कोई आपकी सांसें वापस ले आता है लेकिन आपका दिल कभी नहीं रुकता तो आपकी मौत नहीं हुई थी। ये बात स्टेफनी को अच्छी नहीं लगी। स्टेफनी ने एक लाल कार देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसके सपने में थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड ने भी वही कपड़े पहने थे जो आयरिस ने पहने थे, जिस कारण उसका बुरा एहसास और मजबूत हो जाता है। तभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक बड़ी दुर्घटना होती है और ट्रेन सीधे उनकी तरफ आने लगी थी। स्टेफनी का पैर फंस जाता है और वह गिर पड़ती है। चार्ली ने उसे पकड़ा और सही समय पर ऊपर खींच लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बच गए, लेकिन बदकिस्मती से वो मौत से नहीं बच पाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।